दोस्तों नमस्कार। संपूर्ण क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे जो अनुच्छेद 52 में दिया गया है और यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से परीक्षा में प्रश्न जरूर बनते हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा ध्यान दीजिएगा 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो 1950 में चुनाव न होकर 1952 में संसद आई। जब संसद थी नहीं और राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, संसद थी नहीं, तो चुनाव न होकर 1950 में संविधान सभा द्वारा ही चुनाव किया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव 1950 में संविधान सभा द्वारा किया गया। आगे बात करेंगे कि अनुच्छेद 52 के तहत देखा जाए कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। योग्यताएं अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। योग्यताएं आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यानी योग्यता जो है ये 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वहीं उपराष्ट्रपति की बात होगी तो वह राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। 35 वर्ष वहाँ भी है, आयु 35 वर्ष की उपराष्ट्रपति के लिए भी है, भारत का नागरिक हो वो भी है। तो 35 वर्ष किसके किसके लिए है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं क्लियर कर लीजिएगा कि 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल 35 वर्ष की आयु। निर्वाचक मंडल की बात करेंगे। अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, वहीं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ध्यान दीजिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और 70वां संविधान संशोधन पूछा जाता है कि 70वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया। यानी किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को शामिल किया गया राष्ट्रपति के चुनाव में, तो 70वां संविधान संशोधन, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे कि जमानत राशि के बारे में हम बात करेंगे कि 15,000 रुपये व 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 15,000 रुपये 50 प्रस्तावक, तो 15,000 रुपये जमानत राशि और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। इसके पूर्व प्रस्तावक व अनुमोदक 10-10 की व्यवस्था थी। यानी इसके पूर्व 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की आवश्यकता थी। प्रस्तावक एवं अनुमोदक के रूप में वही व्यक्ति भाग ले सकता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता हो। इसके बाद निर्वाचन की रीत की बात हम करते हैं कि गुप्त मतदान होता है, अनुच्छेद 55 में दिया गया है। निर्वाचन की रीत अनुच्छेद 55 में दिया गया है। गुप्त मतदान होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति,
एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रतिपादन सर्वप्रथम थॉमस हेयर ने किया था। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? थॉमस हेयर ने किया था। प्रस्तावक जिसके लिए प्रस्ताव किया है कोई आवश्यक नहीं उसी के पक्ष में मतदान करे। प्रस्तावक जिसके लिए प्रस्ताव किया है कोई आवश्यक नहीं कि उसी के पक्ष में मतदान करे। क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके आगे शपथ की बात करेंगे। इसके आगे हम शपथ की बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, इनकी शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। वेतन की बात करेंगे। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है और राष्ट्रपति के वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। कार्यकाल अनुच्छेद 56 में दिया गया है। कार्यकाल अनुच्छेद 56 में दिया गया है। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की होती है। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की होती है, लेकिन पुनर्निर्वाचन का पात्र है। अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन का पात्र कितनी बार वह हो सकता है इसका कोई बाध्यता नहीं है। 5 वर्ष पूर्व इसकी पदावधि 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है और संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। अनुच्छेद 61 की चर्चा करेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 61 तो महाभियोग के बारे में देखेंगे कि संसद, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दिया गया है। संसद के किसी भी सदन में उसके कम से कम 1/4 1/4 सदस्यों द्वारा संसद के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। यानी संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में उसके कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जाएगा। 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि उस सदन ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यदि उस सदन ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा और दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में राष्ट्रपति को सफाई पेश करने का अवसर दिया जाएगा। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो महाभियोग पूर्ण माना जाएगा और राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। यानी महाभियोग की प्रक्रिया एक बार फिर से देखिएगा आप लोग, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जाएगा। इसके बाद 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद यदि उस सदन में, जिस सदन में आरोप लगाया गया है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यदि दूसरे सदन में राष्ट्रपति को सफाई पेश करने का अवसर दिया जाएगा और यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो महाभियोग पूर्ण माना जाएगा और राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। कार्य और शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे तो इसका कार्य होता है विधायी कार्य, प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य। विधायी कार्य के बारे में हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है और बिना उसके हस्ताक्षर के, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है और बिना उसके हस्ताक्षर के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। ये विधायी कार्य हो जाएगा कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, बिना उसके हस्ताक्षर के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत एवं सत्रावसान, यानी प्रत्येक सत्र को बुलाता है और प्रत्येक सत्र को खत्म करता है कौन? राष्ट्रपति।
वह लोकसभा में यानी राष्ट्रपति वह लोकसभा में देखा जाए तो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता था। वह लोकसभा में आंग्ल भारतीय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता था यदि उसके विचार में लोकसभा में उस समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अनुच्छेद 331। परंतु 104वां संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया। यानी लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया। इसके आगे देखेंगे कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति के निषेधाधिकार शक्तियाँ। आत्यंतिक वीटो। संपूर्ण निषेधाधिकार अगर देखा जाए, संपूर्ण निषेधाधिकार में यदि संसद से पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार करते यदि संसद से पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे तो वह विधेयक कानून नहीं बन सकता, इसलिए उसे संपूर्ण निषेधाधिकार कहा जाता है। संपूर्ण निषेधाधिकार मतलब यदि संसद से पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे तो वह विधेयक कानून नहीं बन सकता, इसलिए इसे संपूर्ण निषेधाधिकार कहा जाता है। निलंबनकारी निषेधाधिकार। निलंबनकारी निषेधाधिकार अगर देखा जाए, निषेधाधिकार यदि संसद से पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, जिसे संसद दोबारा पारित कर राष्ट्रपति के पास भेज दे तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। यानी यदि संसद से पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, जिसे संसद दोबारा पारित कर राष्ट्रपति के पास भेज दे तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। परंतु इस प्रक्रिया में विधेयक कानून बनने से कुछ समय के लिए रुक जाता है, इसलिए इसे निलंबनकारी निषेधाधिकार कहा जाता है। इसको एक बार और देखेंगे, महत्वपूर्ण है। निलंबनकारी निषेधाधिकार यदि संसद से पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, जिसे संसद दोबारा पारित कर राष्ट्रपति के पास भेज दे तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। परंतु इस प्रक्रिया में विधेयक कानून बनने से कुछ समय के लिए रुक जाता है, इसलिए इसे निलंबनकारी निषेधाधिकार कहा जाता है। आगे देखेंगे जेबी निषेधाधिकार। जेबी निषेधाधिकार ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जेबी निषेधाधिकार संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति कितने समय में हस्ताक्षर करेगा, इसका कोई समय संविधान में नहीं दिया गया है। यानी संविधान में यह नहीं दिया गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति कितने समय में हस्ताक्षर करेगा। संविधान में कोई समय नहीं दिया, इसलिए राष्ट्रपति चाहे तो इसे अनिश्चित काल तक अपने पास रोक सकता है, इसलिए इसे जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। इसका एक उदाहरण भी है। 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस निषेधाधिकार का प्रयोग डाक संशोधन विधेयक पर किया था, जो कि इस निषेधाधिकार का एकमात्र उदाहरण है। यानी 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस निषेधाधिकार जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग डाक संशोधन विधेयक पर किया था, जो कि इस निषेधाधिकार का एकमात्र उदाहरण है। इसके आगे चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करना है। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के द्वारा जारी करता है
कि अध्यादेश जारी करना, यदि संसद का कोई सदन या दोनों सदन सत्र में न हो तो तत्काल कोई नया कानून लागू करने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति उन विषयों तक जहां तक संसद कोई विधि बनाने का अधिकार है, जहां तक संसद को कोई विधि बनाने का अधिकार है, एक आदेश के माध्यम से कोई कानून लागू कर सकता है। इसे अध्यादेश कहा जाता है। अध्यादेश जारी किए जाने के पश्चात संसद की पहली बैठक अध्यादेश जारी किए जाने के पश्चात संसद की पहली बैठक से 6 सप्ताह के भीतर संसद की अनुमति प्राप्त करनी होती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, इसलिए अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह अथवा 7.5 माह हो सकती है। इसको एक बार और देखेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि यदि संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन यदि संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में न हो और तत्काल कोई नया कानून लागू करने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति उन विषयों तक जहां तक संसद को विधि बनाने का अधिकार है, एक आदेश के माध्यम से कोई कानून लागू कर सकता है। इसे अध्यादेश कहा जाता है। अध्यादेश जारी किए जाने के पश्चात संसद की पहली बैठक से अध्यादेश जारी किए जाने के पश्चात संसद की पहली बैठक से 6 सप्ताह के भीतर संसद की अनुमति प्राप्त करनी होती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, इसलिए अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह अथवा 7.5 माह हो सकती है। 6 माह कहीं नहीं लगाएंगे, 6 माह अथवा 6 सप्ताह ऑप्शन में दिया रहेगा तो वो सही होगा या 7.5 माह सही। यानी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 7.5 माह या 6 माह 6 सप्ताह सही होगा। प्रशासनिक शक्तियाँ क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे कि संघ की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। समस्त अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियां राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। संघ स्तर के महत्वपूर्ण पदों जैसे महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर के अन्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों, विदेशों में भारत के राजदूत या उच्चायुक्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपतियों, राज्यों के राज्यपालों, प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा, परिहार, लघुकरण एवं निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा, परिहार, लघुकरण एवं निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य यह है कि यदि कोई न्यायिक भूल हुई है तो उसे सुधारा जा सके। यानी राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य यह है कि यदि कोई न्यायिक भूल हुई है तो उसे सुधारा जा सके। न्यायिक शक्तियों में यह दिया गया है, सुधारा जा सके। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार की सलाह पर करता है। यानी केंद्रीय सरकार जो कहेगी
केंद्रीय सरकार, उसी के सलाह पर ये काम करेगा राष्ट्रपति सलाह पर। क्षमादान के तहत दंड को कम किया जा सकता है किंतु बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसके तहत दंड को कम किया जा सकता है किंतु बढ़ाया नहीं जा सकता है। यदि बढ़ाया जा सकता तो केंद्रीय सरकार किसी के दंड को बढ़वा भी सकती थी, इसलिए बढ़ाया नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है। तो क्षमादान के तहत लघुकरण का तात्पर्य ये है कि बड़े दंड को कम करना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। लघुकरण कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। परिहार का अर्थ हो गया दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन करना। परिहार का अर्थ हुआ कि दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना। जैसे 1 वर्ष के कारावास के दंड को घटाकर 6 माह कर देना। परिहार जो दंड है प्रक्रिया वही रहेगी लेकिन कम कर देना। विराम का अर्थ हुआ यानी निलंबित कर देना। निलंबित कर देना का अर्थ हुआ कि किन्हीं विशेष कारणों से दंड को कम कर देना, जैसे गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो जाने पर उसको निलंबित कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा, परिहार, लघुकरण एवं निलंबित कर सकता है। परिहार, लघुकरण, निलंबित, क्षमा, इसके बारे में हम डिटेल में आपको बता दिए हैं। अनुच्छेद 143 के तहत किसी विधि या तथ्य के मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है या सलाह मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है या सलाह मांग सकता है, परंतु मांगी गई सलाह को देने और दी गई सलाह को मानने के लिए दोनों में से कोई भी बाध्य नहीं है। इसके आगे बात करेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पूछ लिया जाता है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। बीवी गिरी बाराह वेंकट गिरी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति चुने गए और 2 बार मतगणना के बाद, यानी 2 बार मतगणना के बाद अगर पूछा जाए तो बीवी गिरी बाराह वेंकट गिरी और निर्दलीय प्रत्याशी बीवी गिरी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध कौन, नीलम संजीव रेड्डी, और निर्दलीय कौन, बीवी गिरी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध, ना से नीलम ना से निर्विरोध। इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रहीं। रामनाथ कोविंद भारत के व्यक्ति के रूप में 14वें और कार्यकाल के रूप में 15वें राष्ट्रपति थे। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। वह व्यक्ति के रूप में 15वीं और कार्यकाल के रूप में 16वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और फैक्ट को कवर किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।